मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटलाना, जिला यमुनानगर। कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पुस्तक है समकालीन भारत, भाग 1, अध्याय 3। आज इसका आपके सामने है और अध्याय का नाम है अपवाह, ड्रेनेज। आज हम इसका भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हम आपको अपवाह का अर्थ, नदी तंत्र और अपवाह के आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा जा चुका है, उसके बारे में बता चुके हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां भाग 1 में कर चुके हैं। तो भाग 2 में हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो है प्रायद्वीपीय नदियां, कि जो प्रायद्वीप से निकलती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियां करने से पहले यह जानना जरूरी है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। सबसे पहले, जब तक बच्चा प्रायद्वीप के बारे में नहीं समझेगा, उसका अर्थ नहीं जानेगा, तो उसको इस भाग की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से और एक तरफ से जमीन से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। दोबारा फिर मैं दोहरा रहा हूं, भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से और एक तरफ से जमीन से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। चित्र आप देख रहे हैं, भारत का मानचित्र है। तो अगर उसका हम दक्षिण वाला हिस्सा देखें, ये वाला हिस्सा जो भारत का है, कर्सर से आप देख रहे हैं इसको, इधर जो है अरब सागर है, इधर भी ये पानी से घिरा हुआ है। और अगर इधर जाएं हम पूर्व की तरफ, इधर बंगाल की खाड़ी है। और अगर हम नीचे जाएं तो नीचे इसके हिंद महासागर है। तो ये वाला जो हिस्सा है, वास्तव में वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ से वो धरती से घिरा हुआ। ऊपर जो है धरती है, लेकिन नीचे जो है पानी ही पानी है तीनों तरफ। तो ये वाली जो आकृति है, इस आकृति को हम कहेंगे प्रायद्वीप। तो इसमें से जो नदियां निकलती हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बताएंगे। तो मुझे लगता है कि आप प्रायद्वीप के बारे में समझ गए होंगे। भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो जो निचले वाला जो हिस्सा है भारत का, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बहती हैं, उनमें से ज्यादातर मौसमी होती हैं, क्योंकि वे वर्षा पर निर्भर करती हैं। मौसमी का मतलब है कि बरसात में जब पानी आता है तो बहने लग जाती हैं, और जब सूखा पड़ता है तो वो थोड़ा कम पानी से बहती है। तो मौसमी होती हैं क्योंकि वे वर्षा के पानी पर निर्भर करती है। शुष्क मौसम में इन नदियों में जल घट जाता है, इसलिए ये छोटी छोटी जल धाराओं में बहने लगती है। प्रायद्वीपीय भारत की ज्यादातर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम घाट से निकलती हैं और पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो ज्यादातर नदियां जो है पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व में जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जाकर गिरती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की 2 ऐसी बड़ी नदियां भी हैं जो पश्चिम की तरफ से निकलती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। 2 नदियां ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। बाकी जो ज्यादातर नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। और वो 2 नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, नर्मदा और तापी, या फिर जिसको हम ताप्ती भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम नर्मदा द्रोणी के बारे में पढ़ेंगे। द्रोणी का मतलब है कि जो नदी है वो कितने बड़े इलाके में बहती है। तो नर्मदा द्रोणी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जहां से नदी निकलती है उसको उद्गम कहते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में
अमरकंटक पहाड़ी के नजदीक है। अंडरलाइन कीजिए, याद रखने वाली बात है कि नर्मदा नदी कहाँ किस स्थान से निकलती है। उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के नजदीक है। आगे आपको मानचित्र दिखाया गया है और इस मानचित्र में जो आप ये कर्सर से देख रहे हैं, यहाँ वो जगह है रेड रेड जो आपको देख रहे हैं, अमरकंटक। यहाँ से ये नदी निकलती है और फिर पूरे मध्य प्रदेश में बहती हुई और महाराष्ट्र की सीमा को छूती हुई, टच करती हुई और गुजरात में से निकलती हुई जाके अरब सागर में गिर जाती है। तो ये वो स्थान है जहां से नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक। अमरकंटक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शिव की गर्दन। इसी प्रकार नर्मदा भी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खुशी देने वाली। तो ये जो नदी है वास्तव में वो खुशी देने वाली है। यह नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। फिर एक नया शब्द आया है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होती है इसको जानना भी जरूरी है। तो नर्मदा जो नदी है वास्तव में वो एक भ्रंश घाटी में बहती है। अब भ्रंश घाटी क्या है? भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं इसको। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? जमीन पर दो समांतर दरारें बन जाना तथा बीच की जमीन के नीचे धंस जाने के कारण जो आकृति बनती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। दोबारा फिर मैं दोहरा रहा हूं, जमीन पर दो समांतर दरारें बन जाना तथा बीच की जमीन के नीचे धंस जाने से जो आकृति बनती है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। आगे आपको चित्र में दिखाया गया है। तो जब इस प्रकार की दो समांतर बिल्कुल जो साथ साथ चलती हों दरारें बन जाती हैं और जो बीच वाला हिस्सा है वो नीचे धंस जाता है, तो ऐसी जो आकृति जब बनती है तो यहाँ से वो पानी होके बहता है। ऐसी आकृति को हम रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी कहते हैं। जमीन पर दो समांतर दरारें बन जाना, ये ऊपर उठ जाती है और बीच वाला हिस्सा नीचे दब जाता है, और ऐसी जो आकृति बनती है उसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। बच्चों की समझ में आ गया होगा। आगे आपको चित्र में भी और दिखाया गया है। देखो दोनों तरफ जो है वो दरारें बनी हुई है और बीच में से पानी बहता है। तो जब ऐसी आकृति में से पानी बहता है इसको भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है क्योंकि यह नदी इन राज्यों की बिजली, पानी और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करती है। इसके अलावा यह नदी उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा रेखा भी निर्धारित करती है, दोनों को बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी भारत का नाम दिया जाता है और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिण भारत कहते हैं। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है कि कौन सी नदी दोनों भागों के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। नर्मदा नदी वो है वो। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर लंबी यह नदी है। दोबारा फिर आपको दिखाया गया है। तो ये जो नदी है वो वास्तव में दोनों भागों को ये एक सीमा रेखा निर्धारित करती है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उत्तरी भारत बन जाता है और इस नदी के जो निचले वाला हिस्सा है दक्षिण वाला वो दक्षिण भारत बन जाता है। भारत की 7 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, कावेरी में से नर्मदा भी एक है। 7 पवित्र जो भारत की नदियां मानी जाती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, सिंधु, कावेरी में से नर्मदा भी एक है। ऐसा माना जाता है कि इन 7 नदियों में से किसी एक में भी डुबकी लगाने से या स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो नर्मदा को भी हम पवित्र नदी मानते हैं। इस नदी की उत्पत्ति के बारे में एक मान्यता यह भी है कि एक बार भगवान शिव ने कठोर तपस्या की जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आया। उनका यह पसीना एक कुंड में इकट्ठा हो गया और बाद में नर्मदा नदी के रूप में बहने लगा। ये एक मान्यता है कि किंवदंती है, तो लेकिन फिर भी उसके साथ नदी के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी नदी आती है प्रायद्वीपीय भारत की, वो है तापी या फिर ताप्ती द्रोणी। तापी भी कहते हैं और कुछ लोग इसको ताप्ती भी कहते हैं, तो दोनों एक ही शब्द हैं, तापी या फिर ताप्ती द्रोणी। तापी नदी का उद्गम स्थल का मतलब है जहां से नदी निकलती है।
तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में, ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं जिनको बच्चों को याद रखना जरूरी है कि कुछ नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में है। आप देख रहे हैं मानचित्र में एक दूसरी नदी दिखाई गई है मध्य प्रदेश में, और यहाँ जहां पर आप कर्सर देख रहे हैं यहाँ से ये तापी नदी निकलती है और उसके बाद महाराष्ट्र और फिर गुजरात में से होकर बहती है। कह सकते हैं हम कि ये भी नर्मदा नदी के समांतर ही चलती है। ये जो आप बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास से ये नदी निकलती है, मध्य प्रदेश में से बहते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र में से बहते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और आखिर में जाके अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यह नदी भी नर्मदा नदी के समांतर एक भ्रंश घाटी आपको बता दिया है, आपकी समझ में आ गया होगा, भ्रंश घाटी में बहती है। यह नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बहती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। दोबारा फिर अंडरलाइन कीजिए कि तापी नदी की कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। ये दिखाया गया है आपको। दोबारा फिर नदी, तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में से बहते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती है। तापी या ताप्ती नदी का नाम ताप्ती देवी के नाम पर पड़ा है जो सूर्य की पुत्री थी। उसके बाद है तीसरी नदी है गोदावरी द्रोणी। गोदावरी द्रोणी क्या है, कहाँ बहती है ये? गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा के बाद यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। दोबारा फिर अंडरलाइन कीजिए कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। ये तो दिखाया गया है, ये महाराष्ट्र है। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से ये नदी नासिक जिला जो है वहां से ये निकलती है, महाराष्ट्र से होकर बहती है, उसके बाद तेलंगाना में प्रवेश करती है और उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो सीमा है उसको छूते हुए और उड़ीसा राज्य की सीमा को छूते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और जाके बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां जैसे पूर्णा, वृधा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा आदि मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। ये भी याद रखना जरूरी है कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। दोबारा फिर हम देख लेते हैं गोदावरी को, कौन सी नदी कहाँ से। मांजरा नीचे दिखाई गई है, ये भी जाके गोदावरी में मिल जाती है। उसके बाद पेनगंगा दिखाई गई है, पेनगंगा चलती है ऊपर से वर्धा जो है वो नदी आती है और फिर इधर से वेनगंगा आ रही है यहीं से महाराष्ट्र से, और फिर यहाँ से ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं अंतर, ये प्राणहिता है। ये सारी की सारी नदियां गोदावरी में मिलती हैं, इसलिए इनको इसकी सहायक नदियां कहते हैं। अपने बड़े आकार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वो है गोदावरी। महानदी द्रोणी जो अगली नदी है तो वो है महानदी द्रोणी। महानदी द्रोणी कहाँ से निकलती है? महानदी, ये भी जानना जरूरी है। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास है। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कीजिए। महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास है। छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है ये। यह नदी ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है।
तो मानचित्र दोबारा फिर हम देखते हैं। मानचित्र में कर्सर आप देखो तो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर से ये नदी निकलती है और छत्तीसगढ़ में से बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है और उड़ीसा में से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। हीराकुंड जो सबसे बड़ा बांध है वास्तव में इसी नदी पर स्थित है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखने के लिए कि महानदी पर कौन सा बांध स्थित है, हीराकुंड बांध। इस नदी की अपवाह द्रोणी का मतलब है कि किस क्षेत्र का पानी लेकर आती है या किन राज्यों का पानी बहाकर लेकर आती है। तो इस नदी की अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा है। तो इन 4 राज्यों का ये पानी बहाकर लेकर जाती है, उसको बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। महानदी की अनेक सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदियां भी जानना जरूरी है। तो अनेक सहायक नदियां हैं जैसे शिवनाथ, मांड, ईब, जोंक, टेल आदि ये इसकी सहायक नदियां हैं। मानचित्र में देख लेते हैं इनको कहाँ कहाँ पर है। तो अगर आप देख रहे हैं ये शिवनाथ है, उससे छत्तीसगढ़ से निकलती है ऊपर से एक मांड है, मांड से फिर ईब है और एक नीचे से ये अगर आप देख रहे हैं ये जोंक है, छोटी सी निकलती है यहाँ से और ये टेल है। तो ये महानदी की सहायक नदियां हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। अगली नदी हमारे पास है कृष्णा द्रोणी या कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत जिसको हम झरना भी कहते हैं से निकलती है। दोबारा फिर मैं दोहरा रहा हूँ, कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत झरने से निकलती है और 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। मानचित्र में देख लेते हैं कृष्णा नदी, ये आप देख रहे हैं जो डार्क है जिसके ऊपर लाल कर्जर चल रहा है। तो ये महाराष्ट्र से निकलती है और उसके बाद कर्नाटक में से पार करते हुए कर्नाटक के बाद तेलंगाना और तेलंगाना को पार करते हुए आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। तो कई राज्यों से होकर ये बहती है। सबसे पहले महाराष्ट्र से निकलेगी, कर्नाटक में प्रवेश करती है, कर्नाटक से तेलंगाना के बॉर्डर पे चलते हुए आंध्र प्रदेश और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां। दोबारा फिर याद रखने वाला जो पॉइंट है कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी अपवाह द्रोणी का मतलब है कि किन राज्यों का पानी बहाकर लाती है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। और हमारे पास अगली नदी है कावेरी द्रोणी या फिर कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, कावेरी नदी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। मानचित्र हम दोबारा फिर देख रहे हैं। अब हम कावेरी नदी देख रहे हैं और कावेरी जो नदी है वो वास्तव में कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लाल कर्जर से आप देख रहे हैं कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु और तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। दोबारा फिर आपने याद रखना है कि कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, द्रोणी का मतलब है कि किन राज्यों का पानी बहाकर ये लेके जाती है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैली हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह इन राज्यों का पानी बहाकर लेकर जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है झीलें या लेक्स। किसको कहते हैं, झील क्या होती है, यह शब्द आपने सुना होगा सभी बच्चों ने। तो इसको क्या मतलब है झील का, ये जानना जरूरी है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में
जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। दोबारा मैं आपको दोहरा रहा हूं, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले, गर्त का मतलब होता है खड्डा या गड्ढा, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग में जहां जल जमा हो जाता है या पानी जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में हम बता सकते हैं आपको, दूसरे शब्दों में झील पृथ्वी की सतह पर वे विस्तृत या बड़े बड़े गड्ढे, बड़ा गड्ढा है जिसमें जल भरा होता है। झील पृथ्वी की सतह पर वे विस्तृत गड्ढे हैं जिसमें जल भरा होता है, जिसमें पानी भरा होता है। जब एक बहुत बड़े गड्ढे में पानी भर जाता है तो वो झील का रूप ले लेता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है, बाहर नहीं निकलता है, एक ही स्थान पर रहता है। झीलें आकार में तथा अन्य लक्षणों में एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। आकार में भी किसी झील का आकार बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। अन्य लक्षण जैसे कोई मीठे पानी की झील होती है तो कोई नमक वाले या खारे पानी की झील होती है। तो हर झील आकार में भी और अन्य लक्षणों में भी एक दूसरे से अलग अलग होती है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता इनका खारापन होना है, मतलब इनमें पानी जो होता है वो खारा होता है। लेकिन कुछ झीलें मीठे पानी की भी होती है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है, क्योंकि वहां बर्फ का पानी बहकर झील में इकट्ठा हो जाता है। तो ज्यादातर जो हिमालय क्षेत्र में झीलें हैं वे मीठे पानी की हैं। ये हिमानी द्वारा बनी है। एक नया शब्द फिर आया है, हिमानी, हिमानी द्वारा बनी है। तो हम जान लेते हैं हिमानी या हिमनद, या हम इसको ग्लेशियर भी कहते हैं, किसे कहते हैं? हिमानी, हिमनद या ग्लेशियर किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ को हिमानी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो बर्फ है और गतिशील है, चलती रहती है, उसको हम हिमानी कहते हैं। दोबारा फिर दोहरा रहा हूं, पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ को हिमानी कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वत की ढालों से नीचे प्रवाहित होती है। जब ऊपर ज्यादा बर्फ इकट्ठी होने लग जाती है तो बर्फ नीचे की तरफ बहने लगती है, ढाल से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। यह हिमखंड नीचे आकर पिघलता है और पानी बन जाता है। तो आप देख रहे हैं, अगर चित्र देख रहे हैं, पहाड़ पर जो बर्फ है वो अपने भार के कारण नीचे आ जाती है, और नीचे जब वो आती है तो पानी बन जाती है, और पानी बनकर किसी झील में इकट्ठी हो जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर की वुलर झील हिमानी द्वारा नहीं बनी है। ज्यादातर झीलें जो हैं हिमानी से, मतलब ग्लेशियर से बनी है, बर्फ के पिघलने से बनी है। लेकिन ये भी एक याद रखने वाला बिंदु है कि जम्मू कश्मीर की वुलर झील हिमानी द्वारा नहीं बनी है, बल्कि भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। पृथ्वी के अंदर जो क्रियाएं चलती रहती हैं उनसे बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। इसी प्रकार ढल झील, भीमताल, नैनीताल और लोकताक जैसी अन्य मीठे पानी की झीलें भी, बहुत सारी और भी झीलें हैं। तो नेक्स्ट वाला जो मानचित्र आप देख रहे हैं, इसमें सारी की सारी जो भी भारत की मुख्य मुख्य झीलें हैं वो दिखाई हुई हैं। मानचित्र को जरा ध्यान से देखें। ये वुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है, और इसके नीचे जो है वो डल झील है। इधर अगर आप राजस्थान में देख रहे हैं, ये सांबर झील है, खारे पानी की झील है, तो यहाँ से नमक बनाया जाता है इस झील से। एक उत्तराखंड में आप देख रहे हैं, ये भीमताल झील है। और यहाँ पर अगर आप चले जाएं पूर्व भारत में, ये लोकताक झील है। यहाँ उड़ीसा में चिल्का झील है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है यहाँ। और यहाँ आप देख रहे हैं तमिलनाडु में बिल्कुल इसके बॉर्डर पर पुलिकट झील है। तो ये भारत की कुछ मुख्य मुख्य झीलें, पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिल्का झील, लोकताक झील, भीमताल झील, सांभर झील, वुलर झील और डल झील, जो भारत की मुख्य झीलें हैं। झीलें मानव निर्मित भी होती हैं, जरूरी नहीं है प्रकृति ने बनाई है, तो मानव निर्मित भी होती हैं। ये जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। आपने भाखड़ा डैम देखा है, तो उसके पीछे जो झील बनी हुई है वो वास्तव में मानव निर्मित है। तो विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोबिंद सागर झील मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण
भाखड़ा बांध के पास किया गया है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाए रखने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को बनाए रखती है, तो यहाँ से पानी लिया जा सकता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व, तो नदियां तो आपने सारी की सारी जान ली, कहाँ से निकलती हैं ये भी जान लिया, लेकिन नदियां जो हैं वो किसी देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं या देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो नदियां किस तरह से लाभदायक होती हैं ये जानना जरूरी है। मानव इतिहास में नदियों का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। आज भी अनेक गांव और शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि पानी का जो मुख्य स्रोत है वो वास्तव में नदी है। तो नदियां कैसे महत्वपूर्ण हैं वो हमने कुछ बिंदुओं या पॉइंट्स के जरिए बताया है। नदियां पीने के लिए पानी प्रदान करती है। जो पहला उनका गुण है या पहली महत्वपूर्ण विशेषता वो ये है कि नदियां पीने के लिए पानी प्रदान करती हैं। ज्यादातर बड़े शहर नदियों के किनारे बसे। दूसरा, नदियां क्यों महत्वपूर्ण है? नदियों से नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती है। नहरें सिंचाई का सबसे सस्ता साधन है, तो नदियों से नहरें निकलती हैं और जिससे खेतों की सिंचाई की जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत पैदा की जाती है, बिजली पैदा की जाती है और इस बिजली से उद्योग भी चलते हैं, गांव और शहरों को भी बिजली मिलती है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, नदियां किसी क्षेत्र में जल निकासी का कार्य करती हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पानी को बहाकर लेकर जाती हैं किसी क्षेत्र के। नदियां किसी क्षेत्र में जल निकासी का कार्य करती हैं। ये उस क्षेत्र के अतिरिक्त जल को बहाकर अपने साथ ले जाती हैं। इस प्रकार जो अतिरिक्त अगर जल इकट्ठा रहेगा तो बाढ़ की स्थिति वहां पर पैदा हो सकती है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब है कि नदी पर बांध बनाकर उसके पानी को रोक लिया जाता है और बाद में उस पानी का कई उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं। ये परियोजनाएं लोगों की अनेक आवश्यकताएं पूरी करती हैं, जैसे पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, बिजली उत्पादन, मछली पालन, बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन आदि। तो जहां पर बांध बनाया जाता है वहां पर लोग घूमने जाते हैं, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार।